Hey everyone, so here we are back with another video from our social studies text. So for this particular class, we will be focusing with NTSE sections and we'll see we are going to discuss a very important topic. मतलब ये टॉपिक इतना बेसिक भी है बेटा कि आप लोगों ने इसको अपने 7th 8th स्टैंडर्ड्स जब से आप सिविक्स वाला पार्ट पढ़ने लगे हो, पॉलिटिकल साइंस वाला पार्ट पढ़ने लगे हो, तब से आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया गया होगा. ठीक है, तो ओवरऑल में अगर मैं बात करूँ तो जो एक बेसिक फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत अच्छे मैनर में समझ लिया था कि एक्चुअली हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस मैनर में फ्रेम होने जाता है. ठीक है, मैंने अभी जस्ट एज इफ ऑल्सो यू कैन सी टुडे वी विल स्पेशली फोकस फॉर द क्वेश्चंस दैट वी कैन सी इन NTSE फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम उन क्वेश्चंस के ऊपर ही अभी फोकस करेंगे. ओके, तो बेसिकली बेटा बात क्या होती है ना, इसको एक स्टोरी फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहा. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है. ये रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं इंडिया के. ठीक है, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा इसके बारे में, तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक कंट्री के लिए नहीं होता है. ठीक है, जिस स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस कोचिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं, या हम कभी हमारे घर जाते हैं तो हम लोग हमारे घर का भी हमारा एक टाइमिंग होता है ना कि हमें लास्ट 9 o'clock तक, 7 o'clock तक, 8 o'clock तक हमें घर आना होता है. तो जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं किसी भी जगह के, उसे हम लोग किस फॉर्म से जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म से. ठीक है, आप बेसिकली यहाँ पे समझने वाले हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशंस. ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, तो इस पर हम ज़्यादा और टाइम वेस्ट नहीं करते. लेट्स टॉक अबाउट फर्दर कि अब एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत क्या आ गई थी. सी देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनता है? बीइंग इंडिया अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना. मतलब एक अगर मैं चीज़ बोलूँ कि अगर मैं किसी डेमोक्रेटिक कंट्री से उसका कॉन्स्टिट्यूशन छीन लेती हूँ तो उसकी डेमोक्रेसी के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लग जाता है. ठीक है, मतलब एक कंट्री अगर वो डेमोक्रेटिक कहलाना चाहती है या बनना चाहती है तो उसके पास अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए. ओके, इट इज़ कंसिडर्ड एज सुप्रीम लॉ. ठीक है, अगर मानो कोई भी किसी भी केस में डिस्प्यूट होता है, किसी भी केस में कोई भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उसे क्या माना जाएगा, क्या कंसिडर किया जाएगा? सुप्रीम लॉ. ओके, अब बेसिकली इसके अंदर हमें समझना क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था बेटा, वो एक बहुत मैसिव स्ट्रगल के साथ बना था. अब मैं बहुत मैसिव स्ट्रगल से यहाँ पे मैं क्या समझाना है चाह रही हूँ आपको कि अब आप जब पढ़ते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिखते हैं, जैसे ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, पर इसने जब ये बना था तो इसने बहुत सारी क्रिटिक्स भी अपने साथ इसने ली थी. जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो लॉन्गेस्ट, इसका बीइंग अ फीचर दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये माना जाता है. पर इसके साथ एक अपनी खुद की एक कमी भी इसके साथ एसोसिएटेड है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंप्लीट, मतलब हमने क्या किया, दूसरी कंट्री से अडॉप्ट किया हुआ है. ठीक है, अब ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थी, उन्होंने पुरानी दूसरी कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए थे उन्हें गो थ्रू किया था. बहुत सारा मतलब आयरलैंड हुआ, यूरोप हुआ, यूनाइटेड किंगडम्स की बात करूँ मैं, USA की बात करूँ मैं, तो इन सब से हम लोगों ने कुछ ना कुछ पार्ट हम लोगों ने, इवन साउथ अफ्रीका ऑल्सो, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन तो हमसे बहुत 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 बाद में बना है. ठीक है, फिर भी हमने कुछ ना कुछ सेक्शंस जो हैं वो हमेशा हम लोगों ने अडॉप्ट किए हुए हैं मेजर कंट्री से. और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा क्रिटिक्स जो इसने फेस किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के वक्त में, दैट इंडिया वाज जस्ट रिसेंटली, इंडिया हैज़ गॉट इंडिपेंडेंस, या फिर हम लोग बात करें एक फेज़ ऑफ इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज के डिमांड में इंडिया चल रहा था. तो उस डिमांड के वक्त में ब्रिटिशर्स ने बहुत क्लियर स्टेटमेंट्स दे दिए थे कि इंडिया एक इतनी बड़ी डाइवर्स कंट्री है जिसे एक पर्टिकुलर रूल ऑफ बुक से आप कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, तो इस डाइवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए और इसे एज अ चैलेंज, ठीक है, समझ करके लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया था. एंड दे थॉट ऑफ एक्सेप्टिंग फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल नॉट ओनली यूनाइट द कंट्री, इट विल मेंटेन द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री ऑल्सो. ओके, तो बहुत सारे क्रिटिक्स के साथ में आया था. तो अब हमें जो स्टोरी समझनी है बेसिकली, वो हमारी स्टोरी चलेगी 1930 से ही. ठीक है, अभी आपको क्या समझना है? 1930 वाली ही स्टोरी समझनी है. तो 1930 में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, जब हम लोगों ने 1857 वगैरह के रिवॉल्ट हुए होंगे, आपने सारी चीज़ें बहुत पढ़ रखी है ये वाली. तो उस 1830 में क्या हुआ था कि एक बेसिक डिमांड आई थी लोगों के बीच में कि अब हमें ब्रिटिशर्स के बीच साथ नहीं रहना है, अब हमें उन्हें कॉपरेट करना नहीं है. 1930 में INC ने एक बार के लिए डिक्लेरेशन दे दिया था दैट
हम लोग जो है 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज गेन कर लेंगे। मतलब सबसे पहला अगर इंडिपेंडेंस जो अज्यूम किया गया था दैट वाज इन 1930, पर वो विथ ड्यू रीज़न वो अकम्प्लिश नहीं हो पाया एंड दैट टुक मोर 17 ईयर्स टू गेट इंडिया अटेन फ्रीडम। ओके, तो 1930 की जो डिमांड होती है पूर्ण स्वराज, दैट ऑल्सो ब्रॉट अप अ डिमांड दैट वी नीड रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस और वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय जस्ट इंडियंस। ठीक है, तो अब एक ऑफिशियल डिमांड लोगों के बीच में आ गई थी। फिर आईएनसी ने 1930 से जब पूर्ण स्वराज का एक पैशन अपने में ले लिया था कि अब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए, सो दैट ब्रॉट दी डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1935। अब आपको क्या लगता है, ब्रिटिशर्स ने, इन लोगों ने आके बोला होगा कांग्रेस वालों ने कि हमें तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो इन्होंने मान लिया होगा ब्रिटिशर्स ने? ऑफ कोर्स नहीं। तो जब 1935 में ये डिमांड आई तो ब्रिटिशर्स ने इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया और इसका मजाक बना दिया था कि इंडिया को एक बुक तो कंट्रोल कर ही नहीं सकती है। फिर उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि अब ये जो रिवॉल्ट वाला है या फिर जो एक बोलते हैं ना कि रिवॉल्ट्स जो थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, तो उनको अब ऐसा समझ में आया कि अब हम इंडियंस को अगर हर चीज़ के लिए डिनाई करते रहेंगे तो हम उन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम उनका मतलब बोलते हैं ना उन पर अब रूल नहीं कर पाएंगे। तो जैसे एक छोटा सा बच्चा रोता है तो उसको हमें कैसे टॉफ़ी सीधी देते हैं, तो उस तरफ ने ब्रिटिशर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को इन द फॉर्म ऑफ टॉफ़ी यूज़ किया था कि चलो ठीक है तुम्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है बना लो, ओके, बट दैट विल बी लाइक इट विल बी कंट्रोल्ड अंडर अस। तो वहाँ पर क्या हुआ था बेटा, दैट डिमांड फॉर राइटिंग और फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंडियंस, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एक्सेप्टेड इन ऑगस्ट 1940 एंड दैट ये अगस्त में ऑफर एक्सेप्ट हुआ है, दैट इज़ वाई दिस ऑल्सो केम अप एज ऑगस्ट ऑफ। ठीक है, मतलब आप एक शर्त की तरह समझ रहे हो कि ठीक है हम तुम पे रूल करेंगे, बदले में तुम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हो। ओके, it came in such up a manner. Now Indians were allowed to draft their own constitution। अब इंडियंस थोड़े से खुश हो गए थे कि चलो हम खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं। ओके, तो बेसिक आपको एक स्टोरी समझ आई होगी कि 1930 में पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई थी। आईएनसी ने सबसे पहली बार डिक्लेयर किया था कि हम 1930 के अंदर कंप्लीट इंडिपेंडेंस गेन कर लेंगे, बट वो विथ ड्यू रीज़न कुछ ना कुछ उसमें भी कमी रह गई थी, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर 35 में उनकी जो डिमांड थी वो थोड़ी सी हाई हो गई थी, किसको लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। 40 में उसे एक्सेप्ट कर लिया गया एंड दैट केम अप एज ऑगस्ट ऑफर। क्लियर? अब क्या होता है कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा, उसके लिए क्या किया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई, ड्राफ्टिंग बना दिया गया। अब आप ड्राफ्ट का मतलब समझोगे तो ड्राफ्ट का मतलब होता है एक स्ट्रक्चर, ढांचा जिसे हम बोलते हैं। जैसे हमें अगर हमारा घर बनाना है, हमें अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो हम पहले एक स्केच सोचते हैं ना कि यहाँ किचन होगा, यहाँ बेडरूम होगा या डाइनिंग रूम होगा, ठीक है, तो अब वो हम सारी चीज़ें समझते हैं, सोचते हैं पहले। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से पहले एक ड्राफ्ट बनाया गया था, एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके लिए सबसे पहले अब ड्राफ्टिंग वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन मेंबर्स होंगे, वो मेंबर्स भी विथ इलेक्शंस चूज़ किए गए थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सबसे पहले इलेक्शंस जो हुए थे वो हुए थे 1946 में। दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट ईयर कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी, इलेक्शंस के थ्रू, और उनके इलेक्शंस हुए थे 1946 में। इसके बाद में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हो जाती है 1946-47 में, तो उस टाइम पे 1946 में ही इलेक्ट हो जाती है बेटा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है 1946 में, जिसके अंदर टोटल मेंबर्स थे 389। नाउ व्हाट यू नीड टू हियर फोकस इज कि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तब इंडिया अनडिवाइडेड था, दैट मीन्स पाकिस्तान वॉज स्टिल अ पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो अब यहाँ आपको समझ आ रहा है कि इलेक्शंस की डिमांड आई थी 1946 में, 35 में डिमांड आई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, 40 में एक्सेप्ट किया गया, 46 में इसमें इलेक्शंस कराए गए और 46 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन करके तैयार हो गई थी विद मेंबर्स, विद अप टू अ मेंबर ऑफ 389। तो इसमें से 389 में से 292, अब आपको पता है उस टाइम पे जो हमारे इंडियन स्टेट्स थे उसमें से क्या दो तो थे, कुछ थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे और कुछ जो थे वो प्रोविंशियल स्टेट्स थे। प्रोविंशियल मतलब ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आते थे। तो उस ब्रिटिश एम्पायर के अंदर से 292 पीपल का रिप्रेजेंटेशन आया था और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें से 93 पीपल का रिप्रेजेंटेशन आया था। ओके, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की अगर मैं बात करूँ, जो मतलब जैसे मद्रास वाली प्रोविंसेस हुए, बॉम्बे जैसा हुआ, जो बहुत ज़्यादा चीफ इंपॉर्टेंट हुआ करती थी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। ओके, अब यहाँ से आपको बेसिकली समझना क्या है कि अब ये आपको 292 तो आपको पता है सारे स्टेट्स में से 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट्स में से आए थे, ये तो आपको समझ आ जाएगा। आपसे बहुत से बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 चीफ
कमिश्नर प्रोविंसेस कौन से थे। तो इसमें से आपको याद करना है दिल्ली, अजमेर मेवाड़ वाला एरिया, फिर एक बलूचिस्तान वाला जो पाकिस्तान बलूचिस्तान वाला जो एरिया था वो, और फोर्थ आएगा आपका कुर्ग। ठीक है, ये 4 ऐसे स्टेट्स थे या 4 ऐसे प्रोविंसेस थे जहाँ से मेन मतलब बोलते हैं ना कि जहाँ ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल डेमोन्स्ट्रेटेड था। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि 1946 के अंदर हमारे साथ मेन प्रॉब्लम क्या आता है, मेन स्ट्रगल क्या आता है कि बहुत सारे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है इधर से हमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म फेस करने पड़ रहे हैं। मतलब इतनी अब लोगों के सामने बेटा एक वो तो था ही ना, एक सिनारियो तो था ही कि इतनी बड़ी कंट्री को कंट्रोल करना, और ब्रिटिशर्स की वजह से जो हम बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में आ रहे हैं उसको इंडिपेंडेंस दिला करके, क्योंकि 46 में बन चुका है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने के बाद में अब वो इंडिपेंडेंस दिला करके लोगों को उनके राइट दिलाना ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसने कंट्रोवर्सीज़ या बोलते हैं ना कि एक स्ट्रगल इसने काफ़ी फेस किया है। और सबसे बड़ा स्ट्रगल जो उस टाइम पे देखा गया था दैट वाज कम्युनल रियॉट्स बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। अब 1946 तो एक ऐसा एरा आ गया था जब मुस्लिम्स ने खुद को बिल्कुल सेपरेट करने के लिए बहुत मतलब बड़े बड़े रियॉट्स करना स्टार्ट कर दिए थे। सो नाउ 1947 वॉज सीन एज अ ईयर फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। मतलब आपको हमेशा आपने सुना भी होगा कि इंडिया की आज़ादी एक दुख के साथ आती है, थोड़ा सा एक पेन के साथ आती है कि हमारा जो एक पार्ट था पाकिस्तान वो अलग हो चुका था। ठीक है, मतलब देयर इज, अब इसमें हम अच्छा बुरा कुछ भी अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, बस आपको ये समझना है कि 1946 की जो अभी आपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पढ़ी है दैट इज़ ऑफ 389 मेंबर्स, ये बनी थी जब इंडिया अनडिवाइडेड था। उसके बाद में इंडिया डिवाइड हो जाता है 1947 में, 2 अलग अलग कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ फ्रेम हो जाती है इन द नेम ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। ओके, 1947 में अब बात आती है कि अब न्यू मतलब अब इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे, 389 मेंबर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यहाँ से जा चुके हैं, कहाँ पे, पाकिस्तान में चले गए थे। ठीक है, तो अब नियरली जो लेफ्ट ओवर पीपल रह जाते हैं उसमें समथिंग 299 का फिगर अब रह जाता है पीछे। ठीक है, अब वो जा कर के वो मिल कर के हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डेवलप करते हैं। पर अब आपको इसमें एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस जो रहते हैं, ठीक है, आपको वो चीज़ भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर आप इस पॉइंट को पहले देख लो, उसके बाद मैं आपको कंट्रोवर्सीज बता देती हूँ। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, इसके लिए जो बहुत ज़्यादा मतलब डिफ्रेंशिएशन आ रहा था ना, मैंने भी बताया था हिंदूज़ और मुस्लिम्स में बहुत लड़ाई होना स्टार्ट हो गया था। तो उन हिंदूज़ और मुस्लिम्स के लिए फिर क्या किया गया, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो 1947 में सामने आता है और वो आइडेंटिफाई करता है 2 सेपरेट नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली मीटिंग तो हुई थी जब 3 पर्टिकुलर कितने मेंबर्स थे, 389। तो सबसे पहली मीटिंग इनकी हुई थी 9 दिसंबर 1946। तब तक इंडिया अनडिवाइडेड था, और उसके बाद में जब लेटर ऑन इंडिया डिवाइड हो जाता है, लास्ट मीटिंग जो इनकी रहती है 14 अगस्त 1947 तक रहती है। फिर उसके बाद में पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट कंट्रीज़ बन जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अब न्यू बनी थी उसके अंदर क्या था, 299 मेंबर्स थे। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है इसमें 299 मेंबर्स थे। और सबसे बड़ा भी मैंने बताया था ना कि कंट्रोवर्सी होता है, मतलब बच्चे बहुत से बार, मतलब लाइक आई हैव बीन टीचिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट फ्रॉम लास्ट 5 to 6 ईयर्स। तो अब इसमें जो मैंने जो पिछले बच्चों को कन्फ्यूजन या गलती करते हुए देखा है वो बहुत ईजी, मतलब काफ़ी ईजी है ये टॉपिक, पर बहुत ज़्यादा आप लोग मिस्टेक कर देते हो चेयरमैन और प्रेसिडेंट में। सी दिस स्पेलिंग इज इसमें एरर है, ये प्रेसिडेंट है नॉट प्रेजेंट। ओके, ये प्रेसिडेंट है। तो अब जब हम बात करते हैं हु वाज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, अगर हम चेयरमैन की बात करते हैं तो उसमें आपको बी आर अम्बेडकर बताना है, और अगर आपसे प्रेसिडेंट पूछा जाता है तो राजेंद्र प्रसाद बताना है। हु वाज द ड्राफ्ट मतलब हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो बी आर अम्बेडकर, एंड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो राजेंद्र प्रसाद है। इन 2 क्वेश्चंस में बहुत जितना इजी हमको लगता है ना कि नहीं मैम हम बहुत श्योर हो जाते हैं कि हाँ हम लोग इसमें गलती नहीं करने वाले हैं, पर यही एक ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पर हम लोग बच्चे बहुत ईजिली मिस्टेक कर देते हैं। ओके, अब उसके बाद में आप लोगों ने यूनिकैमरल और बाई कैमरल लेजिस्लेचर सुना होगा। सी, अब बहुत सारे, अब आपको एक और चीज़ यहाँ पे समझनी है कि यूनिकैमरल और बाई कैमरल एक्चुअली होता क्या है। तो अगर मैं बाई कैमरल की बात करूँ या यूनिकैमरल की बात करूँ, तो यूनी का मतलब होता है सिंगल और बाई का मतलब होता है 2। अब इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बना करके एक्सेप्ट करवाया था और उसे एनफोर्स भी उन्होंने करवा दिया था 26 जनवरी 1950 तक, तब हम लोगों ने एक्सेप्ट किया था बाई कैमरल फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर। अब बाई का मतलब होता है 2 लेजिस्लेचर और यूनी का मतलब होता है सिंगल लेजिस्लेचर। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं
ठीक है, जहाँ पर एक सिंगल लेवल ऑफ लेजिस्लेचर हाउस, मतलब एक सिंगल लोकसभा या राज्यसभा, अपर हाउस या लोअर हाउस जिसे हम बोलते हैं, जिनमें से केवल एक ही हाउस होता है उनके पास में। इंडिया बीइंग अ कंट्री हमने एक्सेप्ट किया था 2 हाउसेस को एक्सेप्ट करना, और हमारे पास में लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस होते हैं, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये फीचर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट किया गया था, दैट इंडिया विल ऑलवेज रिमेन अ बाई कैमरल लेजिस्लेटिव। आपको एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी हैं और जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। अगर हम पर्टिकुलरली गुजरात या फिर राजस्थान की बात करूँ तो हम लोग सिंगल लेजिस्लेचर सिस्टम फॉलो करते हैं, हमारे पास सिंगल स्टेट असेंबलीज़ है। पर बहुत सारे ऐसे, जैसे हम लोग पर्टिकुलरली बात ही कर लें, यूपी की बात कर लें, है ना, बहुत सारे आपको ऐसे हरियाणा वगैरह भी ऐसे प्लेसेस मिलेगी जहाँ 2 लेजिस्लेटिव हाउसेज हैं। तो दिस वी विल डिस्कस इन द इवनिंग क्लास ऑल्सो कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर स्टेट्स में कहाँ कहाँ है और बाई कैमरल लेजिस्लेचर स्टेट्स में कहाँ कहाँ है। ओके, तो अभी हम लोग केवल कॉन्स्टिट्यूशन पे फोकस करते हुए पढ़ते हैं कि हम लोगों ने बाई कैमरल लेजिस्लेचर एक्सेप्ट किया, इसीलिए हमारे पास अपर हाउस है, लोअर हाउस है। इसके बाद में हम लोग बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ड्राफ्ट जो उन्होंने बना करके तैयार किया था, दैट केम अप ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, मतलब प्रॉपर्ली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार था सर्व करने के लिए कब, 49 में। पर अब आपको एक और चीज़ यहाँ से ध्यान रखनी है कि अभी हम लोगों ने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था कि अब 26 जनवरी, आपको क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि अगर मैम 26 नवंबर 1949 में अगर बन के तैयार हो गया था तो इसको क्यों 2 से 3 मंथ्स और वेट करना पड़ गया था। सी एक्चुअली क्या हुआ था बेटा कि जब 1930 में पूर्ण स्वराज की डिमांड आई थी, है ना, तो उन लोगों ने एक डेट दे दी थी कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। आज रिपब्लिक डे है, पर उन लोगों ने उस टाइम पे 1930 में उसको एक्सेप्ट किया था कि हम लोग इसे एज एन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो अब उसी वजह से इस डेट को स्पेसिफाई किया गया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में। फिर भी हम लोगों ने थोड़ा वेट किया और इसे एनफोर्स किया 26 जनवरी 1950 के दिन। ओके, तो अब यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आते हैं, मतलब आपको बहुत सारे फीचर्स भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ध्यान रखने हैं कि ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, और फेडरेशन वाला टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से पता है, रिसेंटली हम लोगों ने हमारी क्लास में कंप्लीट किया है कि आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। हम लोग खुद को फेडरलिज्म के सारे फीचर्स फॉलो तो करते हैं, पर जब बात आती है तो हम लोग खुद को यूनियन ऑफ स्टेट्स में स्पेसिफाई कर देते हैं। अब एक सेकंड पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, मैम आपने सेकंड वाला पॉइंट स्किप कर दिया, नहीं किया अभी तक स्किप। वी हैव टू डिस्कस दिस प्रॉपर्ली। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। सी, अब आपको ऐसी चीज़ समझनी है कि अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब ये इतना फ्लेक्सिबल मैनर में बनाया गया है कि एक तो सी अब क्या चीज़ होती है पार्टली रिजिड की, अगर मैं बात समझूं तो पार्टली रिजिड में क्या होता है कि अगर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट लाना है, कोई भी चेंज लाना है हमें, तो उसके लिए हमें एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस यहाँ पे जाना गो थ्रू करना पड़ेगा। उससे पहले स्टेट असेंबलीज, मतलब सेंट्रल पार्लियामेंट में निकाला जाएगा, फिर स्टेट असेंबलीज़ में उस बिल को पास करवाया जाएगा, अच्छी खासी मेजॉरिटी चाहिएगी, डिस्कशन डिबेट्स होंगे और उसके बाद में वो शायद अमेंडमेंट एक्सेप्ट किया जाए। और पार्टली फ्लेक्सिबल का अगर मैं यहाँ पे समझूँ कि पार्टली फ्लेक्सिबल क्यों बोला गया इसको, कि अब ये मतलब अब आप खुद समझो कि 1949 में ये बन चुका है, एंड बीइंग टुडे वर्किंग इन 2020 हम आज भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर्ली एक्सेप्ट करते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ और इसके जो प्रियम्बल में जो फंडामेंटल गाइडलाइंस जो इसमें दी गई थी, आप DPSPs पढ़ोगे ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तब भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी ये चीज़। तो हम लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से फ्रेम किया था कि इसमें अगर विद नीड विद डिमांड्स, मतलब अगर ऐसा विद नीड अगर किसी भी पर्सन को जस्टिस चाहिए, उसकी उस जस्टिस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा बहुत इसके अंदर हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, वो एक गाइडलाइंस के अंदर वो चेंजेस लाया जाता है, बट वो हम ला सकते हैं। तो दैट मेक्स इट पार्शली रिजिड एंड पार्शली फ्लेक्सिबल। ओके, अब एक और चीज़ हमें यहाँ से, अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिकली चीज़ समझ चुके हैं, अब यहाँ से हमें कुछ 2 से 3 चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमें समझने हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये 3 तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों को प्रियम्बल अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और ये आपका शायद आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, तो आई थिंक सो यू पीपल विल बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि प्रियम्बल एक्चुअली होता क्या और प्रियम्बल कौन कौन सी वैल्यूज़ को रेसिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में भी हम लोग अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझे तो दैट इज़ दी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीरियड। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ये 12th तो याद करने ही करने हैं, शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
तो बहुत सी ये हम ऑलरेडी हमारी क्लास में डिस्कस कर चुके थे, बट दैट डोंट थिंक सो दैट वाज मच सफिशिएंट मैनर में डिस्कस हो चुका था. सो विल लुक ओवर इट फॉर वन मोर टाइम. आपको टी से आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम लोगों ने क्या किया था, स्टेट बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन किया था कि कितने स्टेट के पास कौन सा कितना एरिया होना चाहिए, वहाँ की एथेंसिटी क्या होनी चाहिए. तो दैट मेक्स इट टी. एंड एमोलमेंट्स का भी बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके थे कि एमोलमेंट्स क्या फ्रेम करता है. अफर्मेशन ओथ वगैरह पे रिगार्डिंग आया था. आर राज्यसभा की सीट से रिगार्डिंग था. एस शेड्यूल एरियाज़ 5th और 6th शेड्यूल के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि 5th और 6th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल पीपल के लिए था, है ना. ये भी चीज़ हम बहुत अच्छे से समझ चुके थे. एफ़ हमारे पास अब 7th वाले जो आते हैं, मतलब पहले के 6 जो थे हम उनको थोड़ा बहुत फिर भी इग्नोर कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं. मतलब इससे बहुत 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 रेयरली, मतलब मैंने स्टेज 2 में हार्डली कोई स्टार्टिंग 6 से कोई क्वेश्चन बनता है. आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो 7 to 12 शेड्यूल्स है, तो हम लोग इनको बहुत प्रॉपर्ली समझ लेते हैं. तो 7th शेड्यूल जो है वो हमें डिस्कस करता है फेडरल स्ट्रक्चर को. तो रिसेंटली जो चैप्टर हमारा कंप्लीट किया गया था उसमें भी ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वहाँ पे हमारे पास 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. तो ये सारी चीज़ें कहाँ स्पेसिफाई होती है, इस शेड्यूल नंबर 7 में, कॉन्स्टिट्यूशन के इस पार्ट में यहाँ पे स्पेसिफाइड हो रही है. ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को अपने काम आइडेंटिफाई करवाती है. नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 8th शेड्यूल, तो वो लॉन्गेस्ट शेड्यूल में से आता है. तो अभी इस शेड्यूल के अंदर क्या बताया है कि हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, मेकिंग हिंदी दी, मतलब बोलते हैं ना कि सबसे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी को बना देती है. बाकी 21 लैंग्वेजेस जो है उन्हें हम लोग शेड्यूल लैंग्वेजेस के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करते हैं. ठीक है, उसके बाद में लैंड रिफॉर्म्स वगैरह. अब ये जो था मैंने आपको बताया था कि जो 9th शेड्यूल आएगा आपका, इसको चेंज कर दिया गया था द वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, है ना. इसको चेंज किया गया था और इसकी जगह वहाँ पे हम लोगों ने चेंजेस के अंदर क्या एक्सेप्ट किया था, ये भी आप लोगों को हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. तो 7th 8th 9th क्लियर है आप लोगों का. 9th के अंदर आपको केवल और केवल क्या चीज़ याद करनी, 9th के अंदर कौन सा है कि आपको ये चीज़ ध्यान नहीं रखना. आपको 9th के अंदर केवल ये, अब वैसे तो 9th के अंदर ये था एक्चुअली कि कौन सा, जैसे मानो अभी मैंने बताया था कोविड-19 के एग्जाम्पल से कि कोविड-19 के अंदर अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती है और स्कीम को बाद में बंद करती है, तो वो चीज़ कहाँ जस्टिफाई होती है, इस 9th शेड्यूल के अंदर. पर ये चीज़ हमें याद नहीं रखनी है. 9th शेड्यूल के अंदर हमें याद क्या रखना है एक्चुअली कि सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज किया गया था, तो वो चेंज कहाँ पर हुआ था, 9th शेड्यूल के अंदर. ओके, उसके बाद में 10th हमने डिफेक्शन के बारे में बात की थी. तो कि अगर पीएम मतलब कोई भी मिनिस्टर जो है, अगर वो प्रॉपर डिफाइंड मैनर में लॉ ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता है, अगर हमें उसे रिमूव करना है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इस शेड्यूल को पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या गलती करी और हम किस मैनर में उसे रिमूव कर सकते हैं. उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पीएम. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, बहुत बार मैंने इसको डिस्कस किया है. ठीक है, तो 74th इज़ रिलेटेड टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड 74th इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू, मतलब पूरे पीएम जो है वो किससे रिलेटेड है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से. पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी 2 पार्ट्स. सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है किससे रिलेटेड, केवल और केवल विलेजेस से, पंचायत से रिलेटेड. और जो एम है वो रिलेटेड होता है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, दैट इज़ म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. ठीक है, नगर परिषद, वो आपने नगर निगम वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपने हम लोगों ने कल वाली क्लास में डिस्कस की थी. ओके, सो बेसिकली आई हैव ऑल प्रॉपर्ली अंडरस्टूड द अबाउट द 12 डिफरेंट शेड्यूल्स ऑफ इंडिया. सो अगर आप चाहो तो इसको हम लोग वापस से थोड़ा सा डिटेल में एक बार ओवरऑल देख लेते हैं कि जो फर्स्ट शेड्यूल है वो डिफाइन करता है कि स्टेट और यूटीज़ की क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए. सेकंड डिसाइड करता है कि एक प्रेसिडेंट और गवर्नर के क्या क्या पावर्स बीइंग, मतलब अगर मैं बात करूँ स्टेट में सबसे पहला पर्सन गवर्नर होता है, कंट्री में सबसे पहला पर्सन प्रेसिडेंट होता है. दे आर नोन एज द हेड ऑफ स्टेट, है ना. तो अब इन लोगों के क्या क्या प्रोविजंस है, पावर्स है, वो डिस्कस किया गया है शेड्यूल नंबर 2 में. थर्ड शेड्यूल बताता है ओथ्स एंड अफर्मेशंस. ओथ एंड अफर्मेशंस मतलब कि कोई मिनिस्टर बनता है तो उसे शपथ लेनी पड़ती है, तो शपथ के अंदर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखता है वो चीज़ आपने यहाँ डिस्कस करनी है. फोर्थ शेड्यूल होता है रिगार्डिंग टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कि आपको जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसे बोला जाता है, राज्यसभा को. राज्यसभा में आपको किस तरह से सीट एलोकेट करनी है. ठीक है, ये चीज़. फिफ्थ शेड्यूल की अगर मैं बात करी थी, 5th एंड 6th शेड्यूल इज़ बोथ रिलेटेड टू ट्राइबल पीपल एंड 6th जो है वो फोकस करता है स्पेशली ओवर द 4 स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. 7th स्टेट जो था वो आपको लिस्ट डिफाइन करता है, दैट इज़ द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड दी
कॉन्करेंट लिस्ट। अब हम एट्थ के अंदर आते हैं तो हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस दिख जाती है ना। तो अब 22 लैंग्वेजेस हमने आइडेंटिफाई करी हुई है, तो जिनको हमने ऑफिशियल स्टेटस दिया है, वो 8 स्केड्यूल में बताती है, विच मेक्स 8 स्केड्यूल एज द लार्जेस्ट स्केड्यूल, आप बोलते हैं ना सबसे लेंदी स्केड्यूल हो जाता है। 9th आता है रिगार्डिंग एक्ट एंड रेगुलेशन, इट वॉज एडेड इन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। ओके, ये भी हम रिसेंटली डिस्कस कर चुके हैं। गोइंग टू द 10th वन, नाउ दिस इज़ द डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब अगर कोई ढंग से काम नहीं करता तो आप उसके सिर से डिस्क्वालीफाई कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। नाउ दिस वाज एडेड इन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। ये थोड़ा सा नहीं पूछा जाता है, तो इसमें आप थोड़ा सा ओके एक बार आपने पढ़ लिया, समझ लिया, आपको इतना आना चाहिए। 11th और 12th की अगर मैं बात करूँ तो 11th और 12th में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी आया है हमारे पास बार बार, और मतलब आप इसको आगे भी फर्दर 1-2 चैप्टर्स में और देखने वाले हो। तो ये दैट इज़ वाई 11th एंड 12th जो आपका स्केड्यूल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड स्टार्टिंग हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन से करी थी, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर पार्ट हम लोगों ने स्केड्यूल्स के फॉर्म में डिस्कस कर लिया था आज के क्लास में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।